अस्सलाम वालेकुम। अच्छा क्लास आपको ना जो आज स्टार्ट करना है वो है मोनोक्रोमैटिक्स। आप सारे अपनी नोटबुक्स पे लिखिए मोनोक्रोमैटिक्स, क्योंकि जब फ्लेम एमिशन होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स तो बहुत टाइम लगा रहे हैं आप लोग ना, मेरी 1 से 2 जो एमफिल के साथ क्लास है, तो आपको पता है सबको मोनोक्रोमैटिक की कोई मुझे डेफिनेशन सुनाए, मोनोक्रोमैटिक क्या होता है? आप में से कोई बता दे। Monochromatic is a device which converts polychromatic light into one color. मतलब मैम ज़्यादा वेवलेंथ जो ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट होती है उनको एक ही वेवलेंथ में कर लेता है, बाकियों को अलाउ नहीं करता, सिर्फ एक को करता है। लाइक स्पेसिफिक रेड को हाँ, करेगा या अगर हम ब्लू को करेगा, सिर्फ एक कलर। असल में एक्चुअली इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। हाँ, शाबाश, गुड। वेवलेंथ सिलेक्टर। वेवलेंथ सिलेक्टर का मतलब ये है कि वी चूज द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ एंड यू कैन आइसोलेट डिजायर्ड component of your wavelength, like that, as you mentioned that polychromatic. If polychromatic mean having a different wavelengths, तो आपने सारी वेवलेंथ तो नहीं लेके जानी आगे डिटेक्टर पे, आपने सिर्फ एक वेवलेंथ चूज करनी है। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू पुट मोनोक्रोमैटिक इन फ्रंट ऑफ फ्लेम। अब फ्लेम जो है इसके अंदर से बहुत सारी लाइट्स एमिट होंगी। वो क्यों एमिट होंगी? सारे बात मेरी गौर से सुने। सोडियम एटम है ना, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए 1s2 2s2 2p6 2s1, जो भी इसका बनता है आप लिख लेना ना। लास्ट पे 2 है, 3s1 है। 3s1 का जो इलेक्ट्रॉन है इट गोज अप इनटू p ऑर्बिटल एब्जॉर्प्शन के लिए, जब हम एब्जॉर्प्शन होती है ना। उसके बाद इसने एमिशन स्पेक्ट्रम शो करना है, तो इट गोज बैक टू द एस पी, जो भी इन नीचे ऑर्बिटल्स होंगे किसी में भी आ सकते हैं। इट कुड बी फॉल इन 1, इट कुड बी फॉल इन द शेल नंबर 2, शेल 3, इसके ऑप्शंस है ना। तो आपने देखा होगा सोडियम की जो एमिशन स्पेक्ट्रम है उसमें डबलेट भी आता है, उसमें सिंगलेट भी है, उसमें 4-5 बड़ी प्रोनाउंस्ड लाइंस आती हैं। 289 पे भी है, 250 पे है, यू कैन चेक इन द जीडी क्वेश्चन बुक। अब उसमें जो सबसे इंटेंस लाइट होती है, वो लाइन होती है, वो होती है 589 पे। और वो क्यों हम लेते हैं? क्योंकि उसका गैप सबसे कम होता है। गैप कम होने से क्या मतलब है कि लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है टू जंप द इलेक्ट्रॉन एट दैट लेवल, और उससे गैप कम होने की वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी जो ट्रांजिशन की है उस गैप में ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए वो लाइट इंटेंस होती है। और उसकी वेवलेंथ आपने देखा 589, यानी विजिबल की साइड पे जा रही है। ऐसा ही है ना, विजिबल हो गई ना, तभी तो गोल्डन येलो नजर आता है आपको। क्लियर? यस मैम। गोल्डन येलो क्यों नजर? एक बच्चा बस बोलता रहे मेरे साथ जी आर, कोई यस नो करता रहे, जिससे मुझे पता चले कि आपको समझ आ रही है। सोहेब का आप कर लो, या वो कौन है, अरीज आप कर लो, या एक हो जाए कोई। हाँ चलो अरीज आप कर लेना। अच्छा Yes, अब ये है ma'am. कि अब वो लाइट जो गोल्डन येलो है वो क्यों आती है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से मतलब है कि एटम जो है उसके अंदर ही वो एक्साइट करेगा, एटम को छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा। जैसे मोहम्मद अली ने पहली क्लास में कहा था कि मैडम ये बाहर निकल जाएगा, वो तब बाहर निकलेगा जब आप उसको इतनी हीट देंगे, इतनी एनर्जी देंगे कि दिस इलेक्ट्रॉन विल लीव द एटम। एटम को जब लीव करेगा तो एटम विल बी आयोनाइज। तो हमने आयनिक एटम्स नहीं पढ़ने, हमने एटम गैशियस पढ़ने हैं, और हमने न्यूट्रल एटम्स पढ़ने हैं, नॉट गैशियस आयनिक एटम्स। तो अब वो क्या होगा, हमें कोशिश करनी है कि हम इतनी उसको हीट दें कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जो फर्दर ऑर्बिटल्स हैं इनकमिंग, जो अनफिल्ड हैं, उनमें चला जाए, और फिर जब वापस आए तो उसके पास काफी, जैसे आपने देखा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज क्वाइट सिंपल। एक लाइन आएगी, 2 लाइन। एमिशन स्पेक्ट्रम में ढेर सारी लाइंस आ जाती हैं, क्योंकि वापस आते हुए इलेक्ट्रॉन को तो नहीं पता कि मैं किस शेल से ऊपर गया हूँ। वो उस शेल में भी जा सकता है, नेक्स्ट शेल में भी जा सकता है, उससे नेक्स्ट शेल में भी जा सकता है। ठीक है, तो अच्छा अब उसमें यह है कि जो लाइट एमिट हुई है, ये मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ये लाइट जो होती है गैप्स पे डिपेंड करती है। जिस जो गैप कम होगा, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन होगी, और एनर्जी है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। वेवलेंथ एनर्जी गैप कम होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगी, एनर्जी गैप ज्यादा होगा, वेवलेंथ कम होगी। ये सारा आपको पता है, ठीक हो गया। अब आपने फिल्टर जो सॉरी मोनोक्रोमैटिक क्यों यूज किया फ्लेम के आगे, कि अब इतनी वेवलेंथ निकल रही हैं, तो उनमें से कोई एक वेवलेंथ आपको चाहिए। 5-6 वेवलेंथ सोडियम एमिट कर रहा है, तो सारी यू डोंट वांट टू ऑल टू सेंड टू रीच टू द डिटेक्टर। जब सारी चली जाएंगी डिटेक्टर कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, who just want to select the best one। जैसे मैं कहूंगी ना कि आप कोई बच्चा है, तो मैं उस बच्चे की पर्सनालिटी की जो सबसे अच्छी स्किल होगी ना, जिससे वो प्रोमिनेंट होता है, जिससे वो मैं उसको रिप्रेजेंट, मैं कहूंगी फॉर एग्जांपल अरीज है, तो मैं कहूंगी अरीज की ये बात जो है ना सबसे डिफरेंट है, डिस्टिंग्विश्ड है, तो मैं उसकी उस बात को हाईलाइट करूंगी, ताकि मैं उसको क्राउड में अगर मैंने उसको आइडेंटिफाई करना होगा तो मैं कहूंगी हाँ जी ये जो प्रॉपर्टी है ना ये सिर्फ अरीज की है। तो सोडियम में हमने 5-6 लाइंस हैं, लेकिन वो इतनी प्रोनाउंस्ड या इतनी इंटेंस नहीं है। हम कहेंगे जो सबसे अच्छी लाइन है ना
उसको हमने चूज करना है ताकि हमें सोडियम का एनालिसिस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी वो लाइन जो हो वो सिर्फ और सिर्फ सोडियम की हो। सम टाइम क्या होता है बच्चे कि एक एटम की लाइन दूसरे एटम की लाइन के साथ कोलैप्स भी कर जाती है, यानी सोडियम जिस पे आपको इंटेंस लाइट देगा 589 पे, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, पोटेशियम या कोई और एलिमेंट भी 589 पे ही आपको लाइन दे रहा होगा, लेट्स से एग्जांपल दे रही हूँ। तो इसलिए हमने इस चीज का बड़ा ख्याल करना है कि जो लाइन हम सोडियम की चूज करें वो लाइन किसी और पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की ना हो। ये बड़ी मैं आपको इंटरनल बड़ी टेक्निकल बात बता रही हूँ, जो अब रिसर्चर्स जो हैं ये रिसर्च करते वक्त ये सोचते हैं और टीचर कभी ये स्टूडेंट्स को नहीं बता रहा होता, समझ आ रही है? तो हमने ऐसी चूज करनी है जो आपकी सोडियम के लिए पर्टिकुलर हो। अब आपने चूज कर ली, वो चूज कैसे होगी उसके लिए आपने फिल्टर लगाने हैं। अब फिल्टर जो है ना, मैं आपको ना साथ साथ वो दिखा देती हूँ। फिल्टर जो है वो सॉरी मोनोक्रोमेटर्स है। मोनोक्रोमेटर मैंने आपको बता दिया डिवाइस है जो डिस्पर्स करती है रेडिएशन इनटू इट्स कंपोनेंट्स। लेकिन बच्चे इस फिल्टर 2-3 तरह के हैं। एक आपका प्रिज्म एज अ फिल्टर काम करता है, आपके सॉरी मोनोक्रोमेटर आपके 3-4 किस्म के हैं। मोनोक्रोमेटर में आप ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम आ जाता है ना, मोनोक्रोमेटर, मोनो आपका सिंगल हो गया, क्रोमेटर सिंगल वेवलेंथ हो गया, सिंगल कलर हो गया। अब इसमें क्या होगा कि आपका फिल्टर है, आपका प्रिज्म है, आपके जो है वो ग्रेटिंग है। अब आपने फ्लेम एमिशन में इतनी डिटेल नहीं पढ़नी, आप मोनोक्रोमेटर में प्रिज्म आपको मैडम मदिया ने पढ़ाया होगा, फिल्टर भी मैडम पढ़ा रही हैं और उसके बाद बाकी मैं आपको बताती हूँ ग्रेटिंग भी। लेकिन आपने इस चैप्टर में सिर्फ जो मैं ये नोट्स दिखा रही हूँ इसमें से आपने एक एक पेज बस ये लिखना है, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह नहीं आता, क्योंकि फ्लेम एमिशन में हमारा डिटेल में नहीं है कि इंस्ट्रूमेंटेशन, फ्लेम में सिर्फ हमने फ्लेम को डिस्कस करना होता है ज्यादा, ठीक है? तो अब मैं आपको ना स्क्रीन शेयर करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा अरीज आपको मैडम पढ़ा रही है, वो इसमें प्रिज्म है और फिल्टर्स हैं। मैम अभी तो मैम सिर्फ मैम ने यूवी विजिबल वाला कंप्लीट किया और बियर लैम्बर्ट्स ला करवाना है, प्रिज्म वाला अभी मैम ने बताया नहीं। अच्छा वो इंस्ट्रूमेंटेशन भी करानी है आपको यूवी विजिबल की? यस मैम वो हाँ करवानी तो है बस अभी, उसमें कवर हो जाएगा आपका, ठीक है? चलो अब मैं ओके मैम। इसको ना प्रेजेंट नाउ करती हूँ। ये कहाँ गया बेटा जो मैंने आपका रखा है? वेट, स्क्रीन। यस मैम। यस मैम। सीक्वेंस खराब मोनोक्रोमेटर। अब ये मोनोक्रोमेटर के कंपोनेंट, पहला जो कंपोनेंट है वो लेंस है ना। सबसे पहले क्या होता है कि आपके ना एक कंपोनेंट्स हैं, ये बेसिक जो चीजें होती हैं, आप जैसे हम कहते हैं ना, एक अगर फ्रिज है तो फ्रिज का एक अपर पार्ट होगा, एक लोअर पार्ट होगा, एक में टेम्परेचर ज्यादा होगा, एक में टेम्परेचर कम होगा। तो इस तरह मोनोक्रोमेटर के भी कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आपने फोकस करना है लाइट को, वी नीड अ फोकसिंग लेंस। फिर एक स्लिट होगा जहां से वो लाइट एंटर होगी, फिर एक स्लिट होगी जहां से लाइट बाहर निकलेगी, फिर उसके दरमियान में एग्जिट स्लिट और एंटर स्लिट के दरमियान में जो चीज आएगी ना, ये नंबरिंग गलत हो गई है, ये डिस्पर्सिंग मीडियम आएगा, ठीक है? समझ आ रही है आपको क्लास की नहीं? अब आप ना ये अगर होता ना लाइव क्लास हो रही थी तो मैं आपको एक्सप्लेन करती कि किस तरह होगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ आपको एक्सप्लेन करने की। ठहर जाओ, हम ऐसे करते हैं, असल में ना मैं मार्कर, बाकी टीचर्स क्या करते हैं आपके साथ? अच्छा ये देखो, अब ना इसमें ये जो है ना, ये समझो ये फोकसिंग लेंस होगा, यहाँ पे फ्लेम होगा, ये फ्लेम जहां मैं कर्सर को घुमा रही हूँ ये फ्लेम है। फ्लेम के आगे लेट से हमने अगर प्रिज्म रखा हुआ है, ऐसा होता नहीं है क्योंकि प्रिज्म जो है ये थोड़ा सा एडवांस है। जो हम लोग फ्लेम फोटोमीटर में यूज करते हैं वो फिल्टर्स हैं, और फिल्टर क्या होते हैं मैं बताती हूँ आपको, पहले आप प्रिज्म को समझ लें। अब लाइट यहाँ से एंटर स्लिट में एंटर हुई, इट फॉल ऑन द प्रिज्म, और प्रिज्म में क्या हुआ कि वो डिस्पर्स हो गई इनटू वेरियस वेवलेंथ। अब प्रिज्म क्या है बेटा, ये काम कर रहा है मोनोक्रोमेटर का, यानी पोलोक्रोमेटिक लाइट को इसने डिस्पर्स कर दिया इनटू मेनी वेवलेंथ्स। अब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे एक एग्जिट स्लिट होगी, एग्जिट स्लिट, उसको जब तुम मूव करोगे ना एग्जिट स्लिट को, तो जो वेवलेंथ तुम चाह रही हो उसको तुम एग्जिट कर लो। यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अब ये डायफ्लेक्शन ग्रेटिंग है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो ब्रैग लॉ, उसमें ये जैसे ग्रूव्स बने होते हैं, ठीक है,
और आप ये जो ग्रूव्स नजर आ रही है मैंने अपने हाथों से बनाए हुए हैं, ठीक है, अब वो लाइंस होती हैं फाइन और उनके ऊपर लाइट फॉल करती है। इसका मकसद क्या है, प्रिज्म में जो रेजोल्यूशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो हम कहते हैं ग्रेटिंग में कर लें। ग्रेटिंग में क्योंकि यू कैन नोटिस दैट ईच पार्ट ऑफ इट इज लुक्स लाइक अ प्रिज्म। यहाँ पे एक प्रिज्म जो काम करे, यहाँ पे ढेर सारे प्रिज्म लगा दिए गए ना, वो ग्रूफ लाइन लगा के लाइंस लगाने के बाद उसका क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, which means if you increase the dispersion medium more you will get the more resolution, which means अगर आपने यहाँ पे प्रिज्म में आपने 589 अलग कर ली, तो यहाँ पे मेरे बेटे आप 589.55 भी कर सकते हैं। 589 कह रही हूँ मैं ना, तो आप कर लेंगे 588, 581, यानी 0.5 का डिफरेंस भी, 1 का डिफरेंस भी। इससे एक मतलब है अगर आपने बहुत भी एक्यूरेसी पे काम करना है कि पॉइंट का डिफरेंस भी आपने वेवलेंथ देखनी है, यूनिट पे देखनी है, तो यू कैन यूज द डिफ्रेक्शन ग्रेड। और जो आपके फिल्टर्स इंटरफेरेंस है जिस जो मैं आपको बता रही हूँ बस ये करनी है। अच्छा, फिल्टर में आपने ये करना है कि जैसे होता है ना कि रेजन की बना के ना, अब वो रेजन के वो रेजन तो वो क्या करता है उस एलिमेंट की बाकी जो वेव जो जिस वेवलेंथ उसको गुजारते हैं कर देता है। क्या होता है कि जो पोर्स होते हैं उन पोर्स में से जिन चीजों ने गुजरना है और वो हमने पोर्स के डिफरेंट साइज 4-5 माइक्रोन मीटर है, 5 माइक्रोन मीटर फिल्टर है। फिर हम कहते हैं हमारे पास सीव्स होते हैं, नहीं होती घर में आटा छानने वाली, इसमें से ये साइज जो है ना, ये साइज होगा तो गुजरेगा। तो हमें भी अंदर हमने ऐसे कर दिया, हमने से कह दिया कि तुमने गुजरने देना बाकी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपको डिटेक्टर असल में वो डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है रेडिएंट सिग्नल को इन। अच्छा, ये जो बच्चे डिटेक्टर है ना, लिखे तो काफी डिटेक्टर, फोटो डिटेक्टर, आपने सिर्फ फोटो मल्टीप्लायर करना है और ये मैडम दिया आपको इसका करा देंगी, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं। हाँ ओके मैम। हेलो मैम बाकी क्यों नहीं करनी? इसलिए कि इसमें आपको इसकी डिटेल की जरूरत नहीं है। इंस्ट्रूमेंटेशन जो फ्लेम फोटोमीटर में ना वो ज्यादा फोकस फ्लेम पे करते हैं ना, तो डिटेक्टर ऑलमोस्ट वही यूवी वाले डिटेक्टर है, तो आपकी मर्जी है आप 1 लिख दें 2 लिख दें, ठीक है। हाँ, तो फोटो मल्टीप्लायर जो है ये बहुत सिंपल सा डिटेक्टर है। इससे जैसे नाम से आपको लग रहा है फोटो मल्टीप्लाई, यानी आपकी लाइट मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी जब आपकी लाइट प्रोड्यूस आपके जब डिटेक्टर पे आएगी तो जिस डायोनोड पे आएगी वहां से जब नेक्स्ट डायोड पे जाएगी तो हमने एक डायोनोड का दूसरे डायोनोड के साथ पोटेंशियल इंक्रीज कर देंगे। यानी आपको पता है ना पोटेंशियल इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि यू गिव द एनोड एंड कैथोड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स। पोटेंशियल का यही मतलब होता है जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं कि वो पुल करता है। क्या पुल करता है? पुल करता है कि एनोड को दो भाई और इलेक्ट्रॉन को कहते हैं वो नहीं, कहाँ पे पुल होते हैं बेटा? एनोड में क्या होता है, निकलते हैं ना और कैथोड में जाते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हाँ, पुल करवाते हैं उसको एनोड से कि निकलो, और कैथोड पे हम पुश करते हैं। यानी इस केस में क्या है कि एक एनोड से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नेक्स्ट एनोड पे जब जाएगा, यानी एक एनोड जो होगा उसका इलेक्ट्रॉन जब नेक्स्ट एनोड पे जाएगा तो वो 1 वाला जो है वो नेक्स्ट पे जब जाएगा तो वो 2 में हो जाएगा, 2 वाला नेक्स्ट पे जाएगा 3 में। एट द एंड यू विल गेट द शावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये कैस्केड अरेंजमेंट में होते हैं। कैस्केड का मतलब होता है कि जैसे एक ऐसे है ना, ऊपर एक लाइन है और एक ऐसे नीचे है, तो यहाँ से यूं आएंगे, अभी नजर नहीं आएगा आपको, ठहरो, इसमें पिक्चर्स भी नहीं है। तो बल ये बहुत सिंपल है, आप इसको देख लेना, कोई मसला नहीं होगा। आप इसकी पिक्चर्स में से शेयर कर लेना एंड वी विल डिस्कस इनटू नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और क्लास का मेरे ख्याल में यही टाइम है, हफ्ते वाले दिन 12 से 1 रमजान में ना, ठीक है। अच्छा यस मैम। अच्छा, ये फोटो मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है और आपको ये सारी डिटेल जो है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपने करनी है। सारे बच्चे मेरी बात गौर से सुने, वहां का फिल्टर और वहीं का डिटेक्टर आप यू कैन यूज हियर बिकॉज दे आर सेम, अंडरस्टैंड? यस मैम। हाँ, इसलिए मैं इस पे फोकस इतना नहीं करी। अब है आपकी जो आ गई है, सॉरी, इसमें ना रीड आउट डिवाइसेस कहाँ पे हैं? ये आपकी आ गई रीड आउट डिवाइसेस। रीड आउट नजर आ रहा है, ये रीड आउट, ये लिखा हुआ रीड आउट। रीड आउट का मतलब ये होता है कि आपको ना चीज अब रीड करनी है, तो उसके देयर आर सो मेनी वेज। उसमें जो है रीड आउट में आपके पास ये चार्ट रिकॉर्डर है, ठीक है। अब इधर इतने ज्यादा नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको जबानी लिख के मैं तो बता देती हूँ। यहाँ पे देखना आपका गिलवाने मीटर हो सकता है,
गैल्वानोमीटर जिसमें आपकी नीडल नजर आती है, चार्ट रिकॉर्डर जिसमें चार्ट बना होगा और पेन चल रहा होगा और पीक्स आ रही होंगी, फिर आपका गैल्वानोमीटर भी आप लोगों को पता है कि उसके ऊपर नीडल नजर आती है, फिर आपका फोटोग्राफिक प्लेट है, इसके जस्ट आपने नाम मेंशन करने हैं एंड इफ यू वांट टू डिटेल ओनली यू कैन गिव द वन डिटेल ऑफ द चार्ट रिकॉर्डर, ठीक है। अब ये चार्ट रिकॉर्डर के बारे में क्या लिखा हुआ है कि इसमें मूव करती है वो जो है रिकॉर्डिंग पेन और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेन इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वोल्टेज, ये है ना, जहां पेन जाएगा इसका मतलब वहीं से उसको सिग्नल आ रहे हैं और सिग्नल किसको कर रहे हैं, वोल्टेज, क्योंकि आपकी रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब ये आ जाती है, ठहरो एक मिनट, एप्लीकेशन। अब सब खामोशी से मुझे बताओ कि इसके क्या एप्लीकेशन है, ये यहाँ पे बहुत छोटे क्या आप Termination of element कंसंट्रेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में मेटल्स की। डिटर्मिनेशन कर सकते हैं जैसे इट्स मेटल्स की। हाँ चलो शाबाश, इसको metals को आप यूरेन हो, प्लांट तो अब डिफरेंट पॉइंट फॉर एनवायरमेंटल पर्पस, for forensic purpose, for medical purpose, for clinical purpose, you can use so many other जो है ना टेक्निक्स। इधर मैं आपको आगे एक स्लाइड दिखाती हूँ, इसमें ना ये देखो ड्रिंक्स हैं, फ्रूट हैं, ये बेवरेजेस हैं, प्लांट एक्सट्रैक्ट, ये मतलब इस तरह के आपने पॉइंट्स लिख लेने हैं, ठीक है। इसी मैंने कहा इस तरह के आपने पॉइंट्स लिख लेने हैं, ये दीज आर द सिंपल पॉइंट्स ऑफ द एप्लीकेशन। बेटा द इम्पोर्टेंट थिंग इज डीमेरिट्स, पेपर में आएगा मेरिट्स, तो मेरिट्स में आपने सारे इसकी एप्लीकेशन लिख देनी है। अब है इसके डीमेरिट्स, अब जरा डीमेरिट्स मेरे साथ डिस्कस करो क्या है, आराम से, ठीक है, प्यार से, चलो जी, ये बड़ी सोच समझ के डिस्कशन होनी है डीमेरिट्स की। आपने अब चैप्टर खत्म करना है ना, तो अच्छा एक और चीज क्लास, आपने नेक्स्ट क्लास में मुझे एमिशन स्पेक्ट्रा की प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। आपने अच्छी सी स्लाइड्स तैयार करनी है। अब आपको कहेंगे मैडम स्लाइड कैसे, आप जो कागज जैसे मैंने कागज पे लिखवाया है या लिखा है, आपने लिख के उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर लेना है हर बच्चे ने नेक्स्ट क्लास में, आधे बच्चे नेक्स्ट में कर लें, आधे उससे नेक्स्ट में कर लें, ठीक हो गया। इस तरह आपको ना एमिशन स्पेक्ट्रम भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। उसके लिए आप नेट पे देख लिया होगा, आपको मटेरियल पता चल गया होगा, मैंने आपको नोट्स भी दे दिए थे 2 पेजेस के, बस उनको आपने एलेबोरेट करना है, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ कि क्या है इसके एडवांटेजेस, जल्दी बोले शाबाश। एडवांटेजेस का मतलब है कि इसकी डीमेरिट क्या है। सबसे पहला डीमेरिट, मेरा एक बच्चा बोले अच्छा मोहम्मद अली आप बोलो क्या डीमेरिट है। देखो ना ये टेक्निक यूज होती है सिर्फ इसके लिए, बोलो कौन से वाले एटम्स, बेटा प्रोडक्ट में इतने एटम्स हैं, कौन से एटम्स का यूज होती है। अल्कली अल्कलाइन। अब देखो पीरियोडिक टेबल में इतने एलिमेंट्स हैं, तो ये इसका सबसे बड़ा डीमेरिट है। और डीमेरिट सोचो क्या हो सकता है कि इसके अंदर लो एनर्जी सोर्स हम यूज फ्लेम करते हैं, हाई एनर्जी फ्लेम यूज नहीं करते फ्लेम एमिशन में। और ये किसके लिए यूज होता है बोलते चला बच्चे, इस तरह मुझे समझ आएगी, आपको चैप्टर समझ आया। इस तरह अगर होगा ना तो इसका मतलब आपको चैप्टर समझ नहीं आया। और बताओ बच्चे, मैम जो सोल्यूशन में मेटल्स आयन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हम। क्या कह रहे हो। अच्छा दोबारा बोलो मेरी बेटी, फिर समझ नहीं आई। मैडम जो सोल्यूशन के अंदर मेटल्स आयन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को हम फाइंड नहीं कर सकते। नहीं अल्लाह अकबर, क्यों नहीं कर सकते। इसमें हम कहो कि ट्रेसर यानी ये बल्क एनालिसिस है, यानी ज्यादा कंसंट्रेशन वाले एलिमेंट्स कर सकते हैं, अल्ट्रा ट्रेसर और ट्रेसर लेवल के लिए यूज नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा मेरे बेटे आप ये सोचो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉलिड सैंपल नहीं हो सकता। लिखते जाओ साथ पॉइंट्स। क्या है अगला पॉइंट, मोहम्मद अली रिपीट करो पॉइंट में जो बोल रही हूँ, बोलो सर जल्दी। इसके अंदर सिर्फ हम एक्वस जो है ना सैंपल उसको कर सकते हैं,
सॉलिड सैंपल को जो है वो हम एनालिसिस नहीं का कर नहीं कर सकते सकते। क्योंकि मैंने आपको इसी इंस्ट्रूमेंटेशन सारी बताई. यू नीड टू पुट योर एलिमेंट इन द एक्वस फॉर्म. अच्छा, और इसके अलावा वोलेटाइल नहीं हो सकती स्पीशीज, ठीक है ना. वोलेटाइल अगर फ्लेम में जाएंगी तो वो तो हवा में फौरन से खत्म. जो वैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे वेपर्स बन रहे हैं तो फ्लेम में जाके वैसे ही वेपर्स खत्म हो जा रहे हैं, उन्होंने उड़ जाना है सारा, ठीक है. और इट्स नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड. बेटा खुद से सोचा करो. फिर इसमें जो बैकग्राउंड एमिशन है फ्लेम की, दैट इज वेरी व्हाट वी कॉल दैट नॉइजी होती है. मैंने आपको बताया ना, एमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है ना बेटा, वो इतना क्लियर नहीं आता. वो यानी आपके फ्लेम के अंदर सिर्फ आपका सोडियम नहीं होगा, सोडियम आइंस भी हो सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्सीजन क्योंकि एयर इज देयर. तो फिर इसके बाद आपका मीथेन का कार्बन CH2, C2, CH2, there are so many radicals, different species. तो और इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी है. तो all kind of this stuff in the flame will make the background of flame will be quite noisy. ये भी इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है बेटा. अच्छा, और क्या था जी? डिस्टर्ब है. जो भी बोला आपने रिपीट कर दे. मैंने ये बोला है कि जो खुद सोचो बेटा कि फ्लेम है ना, अब फ्लेम में फ्यूल भी गया, ऑक्सीजन एयर भी गई, आपका सैंपल भी गया. तो अब फ्लेम के अंदर कितनी मिक्सचर बन गया हर चीज का. आपने किस पे फोकस करना है? एटम्स पे. लेकिन आइंस भी बन सकते हैं समहाउ. कुछ ऐसा हो सकता है कि वो ज्यादा देर पड़े रहने की वजह से कुछ सोडियम एटम्स जो है वो आयोनाइज भी हो जाएं, और कुछ सोडियम एटम्स जो है वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना दें, Na2O. फिर आपकी जो मीथेन है वो भी उसका रेडिकल्स बन सकते हैं, C2, CH2, C2H2. There are so many different radicals and free electrons and ions and oxides. तो अब इन सारों की वजह से ना फ्लेम का थोड़ा सा एमिशन, जो बैकग्राउंड एमिशन होती है ना, वो डिस्टर्ब होती है. लेकिन दैट्स व्हाट वी यूज फिल्टर, वी यूज मोनोक्रोमेटर. तो हम फिर वही लाइन लेते हैं जो हमारी सोडियम की होती है. अंडरस्टैंड? क्योंकि मॉलिक्यूलर स्पीसीज भी बन रही है ना मेरे बेटे. सोडियम ऑक्साइड मॉलिक्यूलर स्पीशी है. मॉलिक्यूल्स को हमने स्टडी नहीं करना, हमने आइंस को स्टडी नहीं करना, हमने रेडिकल्स को स्टडी नहीं करना, हमने सिर्फ एटम्स को करना है, और वो भी हमने सोडियम को करना है. तो अब नो मैटर हाउ मेनी थिंग्स आर बीइंग कैरिड आउट इन द फ्लेम, but I'm just telling you that is the big drawback of flame emission spectroscopy. The background emission of the flame is quite noisy. And why it's noisy and why it's complicated? I told you, because of production of the different species. Because in flame you have a fuel, you have a air, you have your annulate, and you have a different other species. You understand? These are the products of your flame. बेटे आपको समझ आई है? कौन किस बच्चे ने सवाल किया था? निम्रा? यस मैम, समझ आ गई है. यस हाँ निम्रा, देखो ना, जैसे मैंने आपको बताया था प्राइमरी जोन के जो प्रोडक्ट्स हैं, सेकेंडरी जोन के जो प्रोडक्ट्स हैं, फिर इंटरकोनल जोन है. दीज आर द प्रोडक्ट्स. फ्लेम कैसे बनेगा मेरे बेटे? इसी वजह से बनेगा ना, जब मीथेन होगा, साथ हवा होगी तो जल पड़ेगा. और जलने के लिए जो स्पीशीज प्रोड्यूस होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो स्पीशीज ही हैं जो उसका कलर बनाती हैं और करती हैं. जब आप ब्लू कलर के फ्लेम के अंदर नमक डालते हैं, फौरन गोल्डन येलो हो जाता है. वो क्यों होता है? कि वो नमक ने डीऑक्साइडेशन शो करके वो एमिशन शो की, ठीक है. अच्छा, disturbance of the flame is also very important. When you do your experiment on flame emission, you have to turn off your fan, because if the flame is moving on and you cannot get the final shape of the flame, है ना important. कैंडल को भाई हवा में तूफान में रख दो, कैंडल कभी यूं जा रही है, कभी यूं जा रही है. आप चाह रहे हो आपकी कैंडल जो है ना, उसका जो फ्लेम है सीधा रहे. वाई? ताकि डिटेक्टर के साथ रेडिएशन अमिट होके एक अलाइनमेंट रहे ना. ऐसे ही ना मेरे बेटे? यस Yes, मैम. ma'am. यस मैम. समझ आ रही? ये बात क्लियर होगी मेरे बच्चे? जी मैम. चलो, अब है लैब टेक्निक है ये मेरे बेटे. इसको यू कैन नॉट पोर्टेबल, यानी मोहम्मद अली को मैं कहूँ जो पकड़ो भाई फ्लेम फोटोमीटर और नहर पे जाओ और पता करके आओ हाउ मच सोडियम एंड पोटेशियम प्रेजेंट इन दैट रिवर, दैट कैनाल. मोहम्मद अली का मैडम हाउ कैन आई पुट इन माय पॉकेट? इट्स क्वाइट बिग. तो ये है आपकी लैब टेक्निक है. इट्स नॉट पोर्टेबल. पोर्टेबल का मतलब है बेटा बहुत छोटा सा. जैसे आजकल हमारे पास DO मीटर है, COD मीटर है. यानी COD मीटर का मतलब ना, COD का मतलब क्या है? हेलो मोहम्मद अली, बताओ COD का मतलब. मैं तो नहीं जानता इस. भाई बच्चों, मैं समझ रही थी आपको BSc में पढ़ा होगा. सॉरी, चलो मैं आपको. केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, DO डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है मेरे बेटे. BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. ये मैं आपको वैसे नॉलेज दे रही हूँ कि वाटर पैरामीटर्स चेक करने वाले आजकल ऐसे पोर्टेबल आ गए हैं. COD है, BOD है, मीटर होते हैं, उनको सिर्फ पानी में आपने डिप करना उस रॉड को, तो यू विल टेस्ट
हाउ मच ऑक्सीजन इज देयर एंड हाउ मच ऑक्सीजन इज देयर, ये सारा पता चल जाता है। लेकिन ये आपका लैब जो है ना टेक्निक है, और इसके अलावा जो है इसमें हम मॉलिक्यूलर स्पीशीज को नहीं कर सकते। ये मैंने आपको डीमेरिट बता दिए। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर? जी मैम। मैम चलो अगर एनी हमें एनी मेटल क्वेश्चन? का हाँ मैम फ्लेम एमिशन से हाँ मेटल का तो पता चल जाएगा, लेकिन अगर मेटल आयनिक फॉर्म में होगी तब भी एक्यूरेटली पता चलेगा कि नहीं? नहीं बेटा, और अगर फिर नहीं बिल्कुल पता चलेगा तो क्यों चलेगा। नहीं चलेगा? नहीं पता चलेगा। अगर आपका सिस्टम आइन को डिटेक्ट कर रहा है और आपने उसको डिजाइन किया है कि वो जस्ट आइंस को कैच करेगा, तो इंशाल्लाह बेटा एज लाइक एटम्स इट विल बी वर्क वेरी वेल, यू नो। जस्ट इट्स यू टू चूज द सिलेक्शन कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है इसकी जो फैब्रिकेशन है फॉर एटम्स है, फॉर आइंस है, फॉर मॉलिक्यूलर स्पीशीज है। ठीक है, वो बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। ओके मैम, मेरे पूछने का मकसद ये था कि ये फ्लेम एमिशन से डिटेक्ट होगा ना, आयनिक वाला भी? नहीं बेटा, देख नहीं, आइंस वाला जो है ना हम फ्लेम एमिशन से इसलिए नहीं करेंगे कि आपको पता है ना फ्लेम लो एनर्जी सोर्स है, इसमें तो आइंस बनते ही बहुत कम है, नेग्लिजिबल अमाउंट, ज्यादातर एटम्स ही बनेंगे। तो इफ यू वांट टू चेक द आइंस, देन यू हैव टू स्विच टू द अनदर टेक्निक लाइक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में कर लें आप। लेकिन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन में तो एब्जॉर्प्शन होगी, एमिशन ही होगी, तो फिर आपको एब्जॉर्प्शन मोड में चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज वरना प्लाज्मा है, प्लाज्मा में आप आइंस भी बन जाते हैं। तो आइंस में से नॉर्मली आइंस हम चेक नहीं करते इस तरह, हम एटम्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके मैम। हाँ, क्योंकि आइंस तब देख रहे होते हैं जब हमने स्पीशिएशन करनी, स्पीशीज देखनी होती है ना। जैसे कॉपर है, कॉपर +2 भी है, +4 है, टिन है, SN1 +2 है, +4 है, एल्यूमिनियम है, +3 है, +5 है, एंटीमनी है। यानी जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीजन स्टेट्स 3-4 है ना बच्चे, तो उनके लिए फिर हम कर लेते हैं, प्लाज्मा यूज कर लेते हैं, उसमें देखते हैं भाई इसकी जो है एटम्स जो है इसके डिफरेंट व्हाट वी कॉल दैट बेटा, अगर वो सोडियम प्लस सॉरी एल्यूमिनियम +3 है तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा होगा, +5 है तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा होगा, तो फिर वो एक डिटेल स्टडी हो जाती है स्पीशिएशन की। क्लियर? यस मैम। हमारे सैंपल के अंदर कोई इनर्ट गैस हो सकती है? क्योंकि एक जगह पे इसके डिसएडवांटेजेस में लिखा हुआ था कि इसमें इनर्ट गैसेस का पता नहीं लगाया जा सकता अगर हमारे सैंपल में हो, तो ये भी इसका हाँ। डिसएडवांटेज ही है। लेकिन मेरे बेटे ये जिस यहाँ पढ़ा ना, ये उसने फजूल बात लिखी है कि सैंपल में इनर्ट गैस कहाँ से आ गई। इतनी इनर्ट गैस सस्ती नहीं मिल रही हो, हवा में तो है नहीं, है हवा में? मैम बोलो। होती है, थोड़ी बहुत होती है। इतनी हवा में कौन सी वाली है? आर्गन भी है, हीलियम भी होती होगी। नहीं, अल्लाह अकबर, कहाँ आर्गन है? हम ट्यूबों में भर भर के आर्गन थक गए 0 ना हैं। बहुत मतलब कम है, नेग्लिजिबल है, मेरे बच्चे इट्स ओके फाइन, इट्स नथिंग, इट्स नथिंग। आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और उसमें परसेंटेज सब दी हुई थी एलिमेंट्स की। लेकिन मेरे बेटे कहाँ से इनर्ट आ गई? और पहली बात ये कि पॉइंट बहुत रॉन्ग है, यू डोंट नीड टू राइट दैट वन, क्योंकि इवन दो हम तो यहाँ पे इनर्ट गैस ढूंढ रहे होते हैं पर्च करने के लिए, सिस्टम को इनर्ट करने के लिए कि हवा निकले और हमारे सिस्टम में वैक्यूम बन जाए, वो हमें मिलता नहीं। और आप कह रही है इनर्ट गैसेस के अंदर आ जाएगी। ला हौल वला कुव्वत है बच्चे। और वो इनर्ट गैस का तो चक्कर ही नहीं है, और अगर उसके अंदर होगी भी तो हाउ कम, उसको तो हमने, वो तो है ही स्टेबल, इट्स हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल, यू नो। इनर्ट गैस जो है इट्स हाईली स्टेबल एटम्स, तो यू कैन नॉट यूज देम। ये तो हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, हवा में किधर आएंगे। चलो और बताओ। यस मैम, वो जिस दिन आपने वो कहा था ना आपने नेट से देखना है, उस दिन ही देखा था, मुझे खुद नहीं समझ में आया, मैंने कहा ये किधर से आ गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, आप इसलिए मैंने समझाए ना, ऐसे इंटरनेट पे भी गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है और वो किसी और पर्सपेक्टिव में लिखते हैं कि वो इनर्ट गैस है, उसमें इनर्ट गैस की जरूरत नहीं मेरे बेटे। वो उन्होंने सिस्टम को इनर्ट करने के लिए, हमेशा इनर्ट करने के लिए सिस्टम को हम इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करते हैं। इनर्ट गैस का मतलब क्या होता है? वो बबल करते हैं हम, समटाइम हम नाइट्रोजन को भी बबल करते हैं, नाइट्रोजन भी थोड़ा सा समा इनर्ट को कंसिडर होती है ना। हीलियम हो गई, तो वो इसलिए कि हवा को बाहर निकाले और उस जगह पे ये इनर्ट मॉलिक्यूल आ जाए और कोई रिएक्शन ना हो, कोई डिकम्पोजिशन ना हो, और एक इनर्ट एटमॉस्फेयर आ जाए और हमारा रिएक्शन, हमारा सिस्टम जो है ना वो क्लियर हो फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस पार्टिकल्स। ठीक है, चलो। यस मैम। और हुक्म करो, नेक्स्ट क्लास है मेरी 1 से 2। मैम। चलो बेटा, ठीक है। मैम अगर फ्लेम पर अगर हम आयनिक सोल्यूशन स्प्रे कर दें तो फिर उसके आयन नहीं बनेंगे या एटम ही बनेंगे बस उसके भी? नहीं, स्प्रे तुमने क्या करना है? अल्लाह अकबर, स्प्रे कहाँ से करेंगे? नहीं, फ्लेम के ऊपर स्प्रे, जैसे तुम अपने बालों पे स्प्रे करते हो, क्या कह रहे हो? नो मैम, हाँ। फ्लेम है ना,
अगर सैंपल सोल्यूशन है वो आयनिक है, कैसे आयनिक आयन, सोल्यूशन है नहीं, हमारे एक मिनट पास, ठहरो, आयन तो NaCl है, कोई भी हम NaCl है, हम उसी को अगर सैंपल के तौर पर ले लेते हैं, ठीक है, तो वो आप नेबुलाइजेशन के बाद फ्लेम के अंदर एंटर होगा तो तो उसके आयंस नहीं बनेंगे, या वो एटम ही बनाएगा। वो सारी बात है बेटा, उसमें कुछ मैंने बताया ना कि नेग्लिजिबल होगा, कि वो सोडियम, आपको देखा नहीं गैशियस एटम कैसे बनते हैं, कि ड्राई एरिसोल, वो सारे इवेंट्स आपको बताए तो थे कि आयंस की शक्ल में होते हैं, फिर आयंस जो होते हैं जो पानी में जब होंगे तो आयंस होंगे, जो ही पानी खत्म हो जाएगा वो एटम की शक्ल में आ जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे, जो ही पानी खत्म होता है तो वेपर्स में आ गए ना, वेपर्स में तो उनको कोई चार्ज नहीं आया, तो फिर क्या होगा, फिर वो डिसोसिएट होंगे, ठीक है। और डिसोसिएट में ये भी हो सकता है कि आयंस भी बन सकते हैं, जब डिसोसिएशन होगी ना बेटे, उस वक्त हम देखेंगे कि क्या पता क्लोराइड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्लोराइड पे -2 आ जाए या -1 आ जाए, तो सोडियम पे भी +1 आ सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उसको हम न्यूट्रल वाला लें, वो वाला ना लें। आप समझ आई नहीं आई? यस मैम, आप कह रही है कि नोबल गैसेस हमें अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर वो कैसे उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया, प्रायोरिटी टेबल में उनको अरेंज किया गया, स्पेसिफिक ग्रुप बनाया गया हाय उनके अल्लाह, लिए? मैंने बात सुनो सोहेब, मैंने अवेलेबल कहाँ नहीं कहा, हवा में इतनी नहीं है, आप यू कैन बाय देम, सिलेंडर मिलते हैं बच्चे, आर्गन का सिलेंडर है, नाइट्रोजन का है, और इसका हीलियम का है, ये कैरियर यूज होते हैं इन बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स में, GCMS में, HPLC में हम लिक्विड यूज करते हैं। मेरे बेटे की गैसेस हैं, बट शी सेड कि ये मैडम सैंपल में आ जाती है, सैंपल में कहाँ से आ गई, जब तक आप इसमें खुद इंसर्ट नहीं करेंगे। हवा में तो नहीं है ना इतनी ज्यादा, इसकी परसेंट है ही नहीं बल्कि इतनी। आप क्लियर है? यस मैम, क्लियर। इसके सिलेंडर है बच्चे, इनकी डेंसिटी, इनकी प्रॉपर्टी। मैम अगर करेंगे भी तो हाँ जी बोले। अगर इनको नोबल गैसेस को करेंगे भी तो ये इससे डिटेक्ट हो जाएंगी, फ्लेम एमिशन से नहीं होंगी ना? नोबल के मैंने आपको बताया ये बहुत स्टेबल है, आप क्यों इनके नोबल गैस के पीछे पड़ गए? यूज फ्लेम में, फ्लेम तो बेचारा लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, लो एनर्जी सोर्स है, और इसमें एक्साइटेशन, ये सारा कॉन्सेप्ट ज़हन में रखे मेरे बेटे, कि इसने एक्साइट करना है और डी एक्साइट करना है। दीज आर द स्टेबल मॉलिक्यूल्स, यू कैन नॉट ब्रेक देम, दीज आर वेरी स्टेबल एटम्स। इनर्ट है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं अनपेयर्ड, ये तो पेयर्ड है। जी हाँ तो फिर ये किसने आपको कहा है कि ये होगा? मुझे उनको पहले अपना माइंड बताओ, क्या आपके ज़हन में है? मैडम बीएससी में पढ़ा था कि वो नोबल गैसेस इससे नहीं होती ना, तो वो रीच पूछ रही थी तो अब सजेशन। जवाब दे, ज्यादा मेरे बेटे से नहीं होती, क्योंकि स्टेबल है, और इसमें इतनी स्टेबिलिटी है क्योंकि आपका फ्लेम लो एनर्जी सोर्स है, उसमें एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, और आपके एक तो कंप्लीटली फिल्ड है वो, और इसलिए हम उसको नहीं कर सकते। हाँ, इफ यू वांट टू चेक द हीलियम, में भी प्लाज्मा में जाके कर लो आप हीलियम को ब्रेक करके, लेकिन करना क्या हीलियम को ब्रेक करके? आपने हाइड्रोजन का भी स्पेक्ट्रम ले लेते हैं लोग उधर से, जो है प्लाज्मा से। जी ठीक है मैम। और अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम सोहेब भाई के क्वेश्चन था कि अगर हम जनरल देखें कि न्यूट्रल एटम है जो, या आयनिक एटम, इन दोनों में इजीली कौन सा एक्साइट हो जाएगा जल्दी? जो आप कह रहे हो न्यूट्रल, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल? न्यूट्रल का, हाँ, कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं जी है। मैम। हाँ तो वो भी एक्साइट हो जाएगा और आयनिक भी हो जाएगा, उसमें क्या ऐसा इशू है? तो इट डिपेंड्स बेटा टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हो। सोडियम आयन, उसमें देखो +1 आ गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। अब उसमें एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होनी है उसकी आयन की, ठीक है। अब आयन की जो है, जारी बात है, सोडियम Na+ एट ग्राउंड स्टेट, Na+ एट एक्साइटेड स्टेट, उसी सिस्टम के अंदर ही होना है सारा कुछ, विद इन सिस्टम। तो इजी से मुराद ये कि गैशियस एटम इजीली होंगे क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बेटा, तो दैट वुड बी मोर इजियर, बट दोनों में हो जाएगी। जी, इसका मतलब है कि न्यूट्रल इजीली वो एक्साइट हो जाते हैं एज कंपेयर्ड टू आयनिक। हाँ मिट्टू, somehow you can say that, वो लेकिन डिपेंड करता है, समटाइम हम ऐसी टेक्निक यूज कर लेते हैं कि जिसमें हमने न्यूट्रल को एड्रेस नहीं करना, हमने आयंस को करना है, तो आयंस बड़े अच्छी तरह हो जाते हैं, हम सोर्स चेंज कर लेते हैं ना। मैम और एक और क्वेश्चन था कि हीट इफेक्ट कर रही है, इसको अब्जॉर्ब हो रही है हीट बर्नर से, सॉरी बर्नर से नहीं फ्लेम से, तो मैम लाइट इफेक्ट नहीं करेगी यहाँ पे? अगर लाइट किस चीज की? कौन सी लाइट? अगर सूरज की लाइट? जी हाँ? मैम। नहीं, आपका अंदर रूम में पड़ा हुआ है, और उसमें आपने कोशिश करनी है कि आपका जो बर्नर होता है ना बेटा, ये जो सॉरी फ्लेम होता है, ये कैबिनेट के अंदर होता है, इट्स कवर्ड, जस्ट ऊपर टॉप पे एक छोटा सा होल होता है, तो उसके फ्रंट पे एक लेंस लगा होता है, उस लेंस से यू कैन ऑब्जर्व योर फ्लेम हाइट, फ्लेम वेट, फ्लेम कलर,
it's already covered in the box. No light is there.